Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, the show where we don't just talk about headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज के एपिसोड में हम आपको लेके जा रहे हैं साइंस, सोसाइटी और ग्लोबल अफेयर्स के ऐसे मिक्स पर जहां हर स्टोरी सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक रियलिटी चेक भी है। कभी कभी हम देखेंगे इंजीनियरिंग के नाम पर एक नई हाइड्रोजन पावर्ड कुकिंग टेक्नोलॉजी, कभी हम समझेंगे वो इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल इल्यूजन जो हर ड्राइवर को कंफ्यूज करता है, और फिर हम पाकिस्तान के आईटी सेक्टर का जापान जैसा एडवांस्ड मार्केट में एंट्री सिग्नल, और साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे क्लीन एनर्जी, ग्लोबल मोबिलिटी और टेक एक्सपेंशन सबके हिडन ट्रेड ऑफ्स होते हैं। ये शो सिर्फ हेडलाइंस नहीं दिखाता, हम उन हेडलाइंस के पीछे छुपी हुई साइंस और हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र एक रियलिटी बेस्ड ब्रेकडाउन से। आज की स्टोरी एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन पर है जहां ग्रीनवाइज ने एक हाइड्रोजन पावर्ड कुकिंग स्टोव इंट्रोड्यूस किया है जो अपना फ्यूल खुद जनरेट करता है। ये सिस्टम एक बिल्ट इन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर यूज़ करता है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करता है। हाइड्रोजन फौरन फ्यूल के तौर पर बर्न होता है और कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और एग्जॉस्ट सिर्फ वाटर एवेपोरेशन यानी धुआं, ना के कार्बन एमिशंस। सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए तकरीबन 100 मिलीमीटर पानी और करीबन 1 किलोवाट और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे तक कंटिन्यूअस कुकिंग के लिए काफ़ी है। ये यूनिट सोलर पैनल्स के साथ भी काम कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो हाइड्रोजन को स्टोर भी किया जा सकता है सिलेंडर्स या फिर टैंक्स में। इसकी प्राइस अभी के लिए काफ़ी हाई है, जो इसे ज़्यादा तौर पर कमर्शियल या पायलट लेवल यूज़ तक लिमिटेड रखता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसे वाटर पावर्ड स्टोव कहना टेक्निकली सही नहीं है। असल में ये सिस्टम पानी से एनर्जी नहीं बना रहा बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को एक दूसरे फॉर्म यानी हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहा है और फिर उसे बर्न करके हीट जनरेट कर रहा है। यानी सिंपल टर्म्स में ये एक कन्वर्जन सिस्टम है जहां इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बनता है और फिर हाइड्रोजन से हीट। इस प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर एफिशिएंसी का है। डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे इंडक्शन स्टोव ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि उसमें एनर्जी डायरेक्ट हीट में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस और फिर कंबशन के स्टेप्स की वजह से एनर्जी लॉसेस होते हैं, लेकिन जहाँ ये सिस्टम अपनी वैल्यू प्रूव करता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसी जगहों पर जहाँ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी पे अनरिलायबल है, ये सिस्टम सोलर के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट कुकिंग सोल्यूशन भी बन सकता है। साथ ही हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है, इसीलिए उसकी सेफ्टी और स्टोरेज का इशू भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाई प्रेशर टैंक्स और हैंडलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है जो एडॉप्शन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऊपर से कॉस्ट भी एक मेजर बैरियर है जिसकी वजह से ये अभी आम घरों में इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इस पूरे इनोवेशन में एक एंगल ऐसा है जो अक्सर हाईलाइट नहीं होता और वो है पानी का इस्तेमाल। ये सिस्टम सिर्फ किसी भी पानी पर नहीं चल सकता बल्कि इसे डिस्टिल्ड या रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर चाहिए होता है। इंडिविजुअल लेवल पर ये क्वांटिटी बहुत कम लगती है, लेकिन जब इस सिस्टम को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाए जैसे कि होटल्स या कम्युनिटी किचन्स तो डिमांड भी बढ़ सकती है। ये बात ख़ास तौर पर उन मुल्कों के लिए अहम है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जहां वाटर स्कैसिटी ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मसला है। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम खुद भी पानी वेस्ट करते हैं, इसीलिए ये सोल्यूशन इनडायरेक्टली पानी पर एडिशनल प्रेशर भी डाल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी फ्लॉड है, बल्कि ये समझना ज़रूरी है कि हर क्लीन सोल्यूशन अपने साथ एक नया रिसोर्स डिपेंडेंसी लेकर आता है। यहाँ ट्रेड ऑफ ये बन जाता है कि आप क्लीन एयर हासिल करते हैं लेकिन पानी और इलेक्ट्रिसिटी पर रिलायंस बढ़ जाती है। ये डेवलपमेंट अब ग्लोबल ट्रेंड का एक हिस्सा बन चुकी है जहां हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन।
लेकिन ये भी एक रिमाइंडर है कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करती, बल्कि उन्हें एक और रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स की तरफ शिफ्ट करती हैं। अगर इस इनोवेशन को देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी मॉडल को प्रमोट करती है, जहाँ फ्यूल वहीं जनरेट होता है, वहीं जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। ये अप्रोच फ्यूचर में रूरल एरियाज़, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स और इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। रियलिटी चेक तो ये है कि पानी से चलने वाला जादू नहीं, बल्कि एक स्मार्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन है जिसमें एक असली पोटेंशियल है, लेकिन क्लियर ट्रेड ऑफ्स के साथ। ये क्लीन है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है और पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। अगर ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाए तो क्या आप हाइड्रोजन स्टोव पर स्विच करेंगे, या पानी की ग्रोइंग शॉर्टेज आपको सोचने पर मजबूर करेगी? Why the car you just overtook always comes back? हर ड्राइवर ने ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर किया होता है कि आप किसी स्लो कार को ओवरटेक करते हैं, आपको लगता है कि अब ये क्लियर हो गया है, लेकिन कुछ ही देर बाद वही गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर आपके साथ खड़ी होती है, या फिर आप उससे कैचअप कर लेते हैं। डुबलिन सिटी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर कॉनर बोलन की एक स्टडी जो रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में पब्लिश हुई है, उसमें एवरीडे फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करती है और बताती है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल पैटर्न है जो ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से क्रिएट होता है। नॉर्मल सोच ये कहती है कि अगर एक फास्ट कार है और दूसरी स्लो, तो फास्ट कार हमेशा आगे निकलती है, लेकिन रियल रोड सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि बीच बीच में ट्रैफिक लाइट्स आती हैं जो रैंडमली ड्राइवर के लिए कभी रेड या ग्रीन हो जाती हैं। जब फास्टर कार किसी स्लो कार को ओवरटेक करती है तो उसे छोटा सा एडवांटेज मिलता है, लेकिन अगर उसी शॉर्ट गैप के अंदर या एंगल इंटरसेक्शन पर रेड लाइट आ जाए तो उसकी फास्ट कार रुक जाती है। इसी दौरान स्लो कार कंटिन्यूसली चलती रहती है और ये डिस्टेंस कम कर देती है, यानी एक छोटा सा सिग्नल डिले भी पूरा स्पीड एडवांटेज वाइप आउट कर सकता है। इस स्टडी का ये आइडिया है कि ट्रैफिक लाइट्स को रैंडम इवेंट्स की तरह ट्रीट किया जाए, और जब प्रोबेबिलिटी ऐड होती है तो मल्टीपल सिग्नल्स पर फास्ट कार का एडवांटेज ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अगर रूट पर एक से ज़्यादा सिग्नल्स हों तो हर सिग्नल पर रुकने का चांस एक्यूमुलेट हो जाता है और स्लो कार का कैचअप करने का चांस सरप्राइजिंगली बढ़ जाता है। रिसर्चर्स इस फिनोमेना को वोरहेस लॉ ऑफ ट्रैफिक कहते हैं, जो जैसन वोरहेस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, जो मूवीज में हमेशा अपने विक्टिम्स को कैच कर लेता है, चाहे वो कितनी भी स्पीड से भाग रहे हो। ये एनालॉजी इस बात को हाईलाइट करती है कि कभी कभी सिस्टम स्पीड से ज़्यादा टाइमिंग और रैंडम डिलेस पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक फनी ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि ट्रैफिक मॉडलिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंसाइट भी है। इसका मतलब ये है कि अर्बन ट्रैफिक को समझने के लिए सिर्फ कार्स की स्पीड देखना नहीं, बल्कि ट्रैफिक लाइट्स का बिहेवियर, टाइमिंग पैटर्न्स और उसको मॉडल करने की भी ज़रूरत है। इस स्टडी से ये बात भी सामने आती है कि ह्यूमन ब्रेन इस इफेक्ट को ज़्यादा नोटिस करता है, क्योंकि ये काउंटर इनिशिएटिव लगता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फास्ट कार हमेशा आगे रहेगी, लेकिन जब ऑपोजिट होता है तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा मेमोरेबल बन जाता है। ये फिनोमेना कोई ड्राइविंग मिस्टेक या एक बैड लक नहीं, बल्कि एक मैथमेटिकल रियलिटी है जो ट्रैफिक सिग्नल्स के रैंडम नेचर की वजह से क्रिएट होती है। रियलिटी चेक ये कहता है कि कभी कभी रोड पर फास्ट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट टाइमिंग होती है, और सिटी ट्रैफिक में टाइमिंग ही वो फैक्टर है जो स्पीड एडवांटेज को भी न्यूट्रल कर सकता है। तो अगली दफ़ा जब कोई स्लो कार आपको ओवरटेक करे और वो फिर से आपके साथ सिग्नल पर आ जाए, तो समझ जाइए ये लक नहीं, बल्कि मैथ्स है जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। पाकिस्तान टेक फर्म्स इन जापान, ग्लोबल ब्रेक थ्रू और एन अर्ली मोमेंटम। जापान के मेजर टेक एग्जीबिशन टोक्यो बिग साइट में जापान आईटी वीक स्प्रिंग 2026 के दौरान पाकिस्तान पेविलियन ने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई, जहां 12 पाकिस्तानी आईटी कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को शोकेस किया। इस इवेंट में जापानीज लीडर्स और डिसीजन मेकर्स के साथ B2B मीटिंग्स हुई, जहां सिर्फ इंट्रोडक्शंस नहीं बल्कि डिटेल्ड टेक्निकल डिस्कशंस और पोटेंशियल कोलैबोरेशंस पर फोकस रहा। इवेंट के दौरान पाकिस्तानी कंपनीज ने अपनी कैपेबिलिटीज़, AI इंटीग्रेशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस को कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया, जहां जापानीज मार्केट का इंटरेस्ट काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ। ये स्टोरी सिर्फ सरफेस पर एक हेडलाइन सक्सेस हेडलाइन लगती है, लेकिन
डीपर लेवल पर ये एक मार्केट एंट्री सिग्नल है, फाइनल ब्रेक थ्रू नहीं। जापान मार्केट एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट और क्वालिटी ड्रिवन है, जहां ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पाकिस्तानी कंपनीज को एक्सपोजर मिला, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन एक्चुअल सक्सेस तब मेजर होगा जब डिस्कशंस, पायलट प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स में कन्वर्ट होंगी। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में कंपटीशन बहुत इंटेंस है, जहां इंडिया, वियतनाम और ईस्टर्न यूरोप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं। इसलिए ये स्टेज एंट्री का है, डोमिनेंस का नहीं। इस टाइप के एग्जीबिशंस का नेचर ये भी होता है कि पहले अवेयरनेस क्रिएट होती है, फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है और उसके बाद अपस्केलिंग होती है। इसीलिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो रिपोर्ट हुआ है वो मोमेंटम है, गारंटी नहीं। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के IT सेक्टर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, क्योंकि कंट्री का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम अब सिर्फ आउटसोर्सिंग तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एंटरप्राइज सोल्यूशन और हाई वैल्यू कंसल्टिंग स्पेस में भी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का जापान जैसे एडवांस्ड टेक मार्केट में अपीयर होना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। लेकिन असल चैलेंज अब कंसिस्टेंसी का है, जहां डिलीवरी, कंटेंट, कम्युनिकेशन, स्टैंडर्ड्स और लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम्स ये डिटरमाइन करेंगे कि ये एंट्री सस्टेनेबल है भी या नहीं। रियलिटी चेक ये कहता है ये एक प्रॉमिसिंग अर्ली स्टेज ग्लोबल सिग्नल है, कंफर्म्ड सक्सेस स्टोरी नहीं। लेकिन पाकिस्तानी टेक फर्म्स ने जापान जैसे हाई एंड मार्केट में एंट्री प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर ली है। अब अगला फेज एग्जीक्यूशन, ट्रस्ट बिल्डिंग और रियल कमर्शियल पार्टनरशिप्स का होगा। तो सवाल ये नहीं कि पाकिस्तानी कंपनीज जापान तक पहुंच गई हैं, असल सवाल ये है कि क्या अब वो सिर्फ वहां पर नजर आएंगी या वाकई ग्लोबल टेक मार्केट का परमानेंट हिस्सा बनने जा रही हैं। आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मॉडर्न दुनिया हर लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। कहीं पर इनोवेशन हमें क्लीन एनर्जी की तरफ लेकर जा रहा है, कहीं मैथ्स और सिस्टम्स हमें डेली लाइफ के इल्यूजन समझा रहे हैं, और कहीं कंट्रीज अपनी टेक आइडेंटिटी ग्लोबल स्टेज पर बिल्ड कर रही हैं। लेकिन हर स्टोरी का एक कॉमन ट्रुथ ये है कि हर प्रोग्रेस के साथ एक ट्रेड ऑफ ज़रूर होता है, अभी कॉस्ट का, कभी रिसोर्सेज का और कभी हकीकत का। हाइड्रोजन स्टोव हो या ट्रैफिक के मैथमेटिक्स या फिर पाकिस्तान का ग्लोबल टेक एक्सपेंशन, असल सवाल ये नहीं कि चेंज हो रहा है या नहीं, असल सवाल ये है कि हम उस चेंज को कितना डीपली समझ रहे हैं। अगर आपको आज का एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। आई एम रमना सईद signing off from Reality Check, where facts cut through the noise. Catch you in the next episode.